नमस्कार साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो ज्योग्राफी क्लास 7th का 4th चैप्टर है। इससे पहले अपनी ज्योग्राफी 6 क्लास की हो चुकी है और 7th क्लास के 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% है इसका, और सर्वाधिक गैस है पौधों के जीवन के लिए ये आवश्यक गैस है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पौधे इसे सीधे नहीं लेते, इसे मिट्टी द्वारा या कुछ जीवों के मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जो जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों का द्वारा प्रयोग में की जाती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऑक्सीजन। आपको पता है हम लोग मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी ऑक्सीजन को अपने श्वास में लेते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं और आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। अगली नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उतना ही चर्चा करेंगे जितना एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। यह भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। भूमंडलीय तापन, पृथ्वी का तापमान बढ़ना भूमंडलीय तापन कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में फैल रही है, जो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। धरती अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव था। आप इसे ऐसे, लेकिन जब कारखानों से जब यह गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। यह गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जो विश्व के बड़े ग्लेशियर हैं या बर्फ़ के जमे हुए हैं वो पिघल रहे हैं, और उससे क्या है, समुद्र का तापमान समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दिया है नाइट्रोजन 78%। अपना जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन का भाग 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% है, अन्य सभी गैसें 0.04% हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन सबसे अधिक, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वायुमंडल की परतें 5 हैं। इससे पहले 6 क्लास में भी आया था ये टॉपिक, तो हमने यहाँ शॉर्ट में लिया है। वायुमंडल की 5 पर सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल है, यह 13 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल में आंधी, वर्षा, तूफान जैसी मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से लेकर धरातल से लेकर 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगला अपना समता मंडल, इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें तापमान सम होता है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यह क्या है, समता मंडल वायुयानों के उड़ने के लिए अच्छा रहता है। अगला, और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, ओजोन परत पाई जाती है समता मंडल की जो ऊपरी सीमा है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, समता मंडल यहाँ तक है, तो ये ऊपरी सीमा है, इसे ओजोन परत भी कहते पाई जाती है। इसमें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक के रखती है। अगला तीसरा अपना मध्य मंडल, यह 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नंबर 4 बाहरी मंडल या बाह्य मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी बोला जाता है,
80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए उत्तरदायी है और आयन मंडल में भी जितने भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो क्या है, आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। सबसे ऊपर की 5वीं परत है बहिर्मंडल, सबसे ऊपर की परत है। आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो, ये डायग्राम बना हुआ है तो देखो ये अपनी क्या है, ये अपनी पृथ्वी है और ये क्षोभ मंडल है सबसे नीचे है और क्षोभ सीमा, ये ऊपरी परत को क्षोभ सीमा और समताप मंडल समताप सीमा दोनों के बीच में पाई जाती है। समताप मंडल में ये हवाई जहाज वाहनों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा मंडल है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, आपको पता होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आप इस पॉइंट को समझना, क्योंकि देखो जिस स्थान का तापमान अधिक होगा वहाँ की वायु गर्म होके ऊपर उठती है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ का तापमान अधिक है, यहाँ से वायु गर्म होके ऊपर उठेगी और यहाँ की ठंडी वायु यहाँ की तरफ, क्योंकि यहाँ से वायु गर्म होके ऊपर उठेगी तो यहाँ का जो वायु दाब है वो कम होगा, तो उच्च दाब, इधर ठंडी वायु है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पवनें हम देखते हैं, पवनें मोटे रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पछुआ पवनें, नंबर 2 व्यापारिक पवन, नंबर 3 ध्रुवीय पवनें। अब एक एक से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थायी पवनें उन्हें कहा जाता है जो साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। प्रचलित पवनें हैं पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब से उपद्रवीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। पछुआ पवनों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनमें जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, इन्हें अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश आप समझ सकते हो, जब यूरोप से जलयानों में लाद कर घोड़े लाए जाते थे तो यहाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच हवा क्या है, शांत रहती है। तो जलयानों का भार करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था या कुदा दिया जाता था, इससे कि जलयान का वजन कम हो जाए, इसलिए इनका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो ये नाम दिए हुए हैं ये नाम नाविकों द्वारा दिए हुए हैं। जो नाव चलाते हैं उन्हें नाविक कहा जाता है। गरजता चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजता चालीसा कहा जाता है और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को भयंकर पचासा बोला जाता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को चीखता साठा बोला जाता है। आप ऐसे भी इन्हें याद रख सकते हो, जैसे ये क्या 40 है तो यहाँ चालीसा, गरजता चालीसा बोला जाता है, और यह 50 है तो पचासा और 60 है तो साठा। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवनें कहते हैं और ये विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। आप ऐसे शॉर्ट में ध्यान रख सकते हो कि ये क्या, ये व्या और विषुवत, और व, इन पहले वर्ड से आप ध्यान रख सकते हैं कि व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। सेकंड
कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। आप ये समझ लो, ये मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट ओर मुड़ जाती हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ध्रुवीय पवनें, ये उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नॉर्थवेस्टर भी कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें भी दोनों गोलार्धों में चलती हैं। अब सेकंड, मौसमी पवनें। ये मौसमी पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में पश्चिम की हवा चलती है और अन्य मौसम में कभी पूर्व की चलती है, तो इन्हें मौसमी पवनें कहा जाता है। अब आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको ये नीला कलर दिखाई दे रहा है, यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब है। इसे डोलड्रम कहा जाता है। डोलड्रम का मतलब ये है, यह शांत पेटी है, यहाँ पे हवाएं शांत रहती हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कर्क रेखा और मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर चल रही हैं। और इसी प्रकार आपको दिखाई दे रहा है पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब हॉर्स अक्षांश अश्व अक्षांश अभी मैंने बताया, ऊपर आप देख लेना, नहीं समझ में आया हो तो। ये क्या है, उपद्रवीय निम्न दाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलती हैं। और द्रवीय पवनें उच्च दाब, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उच्च दाब से उपद्रवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्थानीय पवनों को स्थल समीर या जल समीर कहते हैं। जो पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं उन्हें स्थल समीर कहते हैं, और जो पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं उन्हें जल समीर कहते हैं। प्रमुख स्थानीय पवनें को दो भागों में बांटा जाता है, शीतल पवनें, गर्म पवनें। हम यहाँ पर कुछ गर्म पवनों जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चिनूक, चिनूक एक गर्म हवा है, लू अपने उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। ये गर्म गर्म लपटें चलती हैं। इनका प्रवाह ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों में रहता है, लगभग पूरे उत्तर भारत में रहता है। लू पवनें, चिनूक, रॉकी पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इनका प्रभाव दिखाई देता है। फोवन, यह आल्प्स पर्वत पर चलती है। यूरोप में हरमट्टान, यह सहारा रेगिस्तान में चलती है। इसे डॉक्टर हवा भी गिनी के तट पर कहा जाता है, क्योंकि गिनी के तट पर ये जाती है तो वहाँ आर्द्र और मौसम को गर्म कर देती है, जिससे वहाँ पे अच्छा मौसम हो जाता है, इसलिए डॉक्टर हवा भी कहते हैं। सिरोको सहारा के रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है। देखो, यहाँ देखने वाली बात है, जो हरमट्टान और सिरोको दोनों सहारा रेगिस्तान में चलती हैं, लेकिन सिरोको भूमध्य सागर की ओर चलती है और हरमट्टान गिनी के तट की ओर चलती है। कहाँ की ओर चलती है? गिनी के तट की ओर। अगला नेक्स्ट, सिमूम अरब सागर के रेगिस्तान में चलती है, गर्म हवा है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। अगला नेक्स्ट पॉइंट, आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की जो मात्रा मौजूद है उसे आर्द्रता कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को 3 भागों में डिवाइडेशन अपन करते हैं। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा वो होती है जब क्या होता है,
जब बादल ऊपर उठते, गर्म वायु ऊपर उठती है और ऊपर ठंडी होके जब वह बारिश होने लगती है, बादल बारिश करने लगते हैं, तो उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, जब गर्म वायु, आर्द्र वायु ऊपर उठती है और ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर जाके पर्वतों से टकराती है और ठंडी होके बारिश करने लगती है, तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवाती वर्षा, जब ठंडी वायु एक तरफ से दूसरी तरफ से गर्म वायु आपस में मिलती हैं, तो वहाँ का तापमान गिर जाता है और बारिश होने लगती है। इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर ये ध्यान रखने वाली बात है, देखो क्षोभ मंडल में तापमान घटता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। समताप मंडल में तापमान सम रहता है और वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर सेल्सियस की खोज एंडर्स सेल्सियस ने की थी। आपतन, आपतन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आपतन कहा जाता है। अब जो डायग्राम मैंने बताया ऊपर, उन्हीं के बारे में चक्रवातीय वर्षा। देखो इधर से ये ठंडी वायु आ रही है और इधर से ये गर्म वायु, जब ये आपस में दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर वर्षा होने लगती है, उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अगला नेक्स्ट पर्वतीय वर्षा, आपको दिखाई दे रहा है ये पर्वत है अपना, ये पर्वत है और ये वायु आर्द्र वायु जा रही है। जब यहाँ टकराने लगती है और यहाँ पर टकरा रही है और ऊपर ज़्यादा अधिक ऊंचाई होने से ठंडी हो जाती है, तो वायु करने लगते हैं बादल, वो सॉरी वर्षा करने लगते हैं बादल, तो उसे आर्द्र वायु कहते हैं। अगला नेक्स्ट, ये संवहनी वर्षा का उदाहरण है। गर्म वायु ऊपर जाके ठंडी होके बारिश करने लगती है, तो इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। दोस्तों आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।